Which one of the following statements is incorrect? A. An agency relationship may be created through necessity. B. An agency relationship may be created through estoppel. C. All agents are entitled to be paid for their services. D. An agent creates a legal relationship between a third party and a principal. ऐसा लगता है कि इस क्वेश्चन का सभी ऑप्शन करेक्ट है। इसमें ऑप्शन ए, बी और डी एजेंसी में एजेंट का रिलेशनशिप के बारे में है। ऑप्शन सी एजेंट के पेमेंट के बारे में है। ऑप्शन ए, बी और डी तीनों के स्टेटमेंट करेक्ट है, क्योंकि नेसेसिटी, एस्टॉपेल और प्रिंसिपल के साथ एक वैलिड एजेंसी हो सकती है। अब ऑप्शन सी पर ध्यान दें। नॉर्मली एजेंट को अपनी सर्विस का पैसा कमीशन के थ्रू से मिलता है, लेकिन एजेंट को कमीशन मिलना लीगली अनिवार्य नहीं है। ग्रेटुइटस एजेंसी यानी बिना कोई बेनिफिट के भी लीगली वैलिड एजेंसी हो सकती है। तो स्टेटमेंट सी करेक्ट नहीं है, इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट है, क्योंकि हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट सिलेक्ट करने को कहा गया है। इसलिए ऑप्शन सी सही है। एग्ज़ाम के पहले सेल्फ टेस्ट जरूरी है। इस वीडियो में हम इंडियन कंट्रैक्ट एक्ट 1872 के कंट्रैक्ट ऑफ एजेंसी के वीडियो 1 to 9 यानी 9 वीडियो डिस्कस करेंगे। पहले क्वेश्चन पढ़े और हर क्वेश्चन का राइट ऑप्शन एक पेपर में नोट करते जाएं। अंत में देखें कितना आंसर सही हुए हैं। An agency relationship which is made retrospectively is known as an agency by A. Estoppel, B. Ratification, C. Necessity, D. Commerce. एजेंसी एग्रीमेंट के बाद ही एग्रीमेंट का शर्त लागू होता है, लेकिन एजेंसी बाई रैटिफिकेशन में पास्ट डेट, बीते हुए दिन, रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से भी एजेंसी के टर्म्स लागू हो सकता है। इसलिए ऑप्शन बी सही है। आजकल हर तरह के फाइनल एग्जाम, एंट्रेंस एग्जाम, कॉम्पिटिटिव टेस्ट अक्सर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी एमसीक्यू टेस्ट द्वारा ही होते हैं। एमसीक्यू में सही आंसर करने का तरीका समझना जरूरी है। इस वीडियो में 9 एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन पढ़े और हर एमसीक्यू नंबर का आंसर पेपर में नोट करते रहें। X Limited has two directors, Jay and Harish. Neither of the directors have authority to individually enter contracts on behalf of the company. In practice, Jay, with Harish's acquiescence, enters into all the contracts on behalf of the company. What type of agency has been created when a third party acting in good faith enters into a contract with Jay who states he is acting on behalf of X Limited? A. An express agency. B. An agency by estoppel. C. An agency by ratification. D. An agency of necessity. इस प्रश्न के अनुसार जो पार्टी जय के साथ यह समझकर कॉन्ट्रैक्ट करता है कि उसमें हरीश की भी सहमति है, तो इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट को एजेंसी बाय एस्टॉपेल कहा जाता है, क्योंकि बाद में पार्टी कॉन्ट्रैक्ट अवॉइड नहीं कर सकती। इसलिए ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन के बाद सही एक्सप्लेनेशन और ऑप्शन देखें, अपने लिखे हुए आंसर से मिलाएं। 9 एमसीक्यू के एक्सप्लेनेशन और आंसर मिलेंगे। अच्छा लगे तो वीडियो अंत तक देखें। Cute appoints Govind to act as his agent for 2 weeks. Govind agrees to act without payment. Cute instructs Govind to collect rent each Friday morning from his tenants and pay the rent into the bank next door. In the second week, Govind collects the rent but fails to bank it. On the way home he leaves it on the bus
and it is never recovered. Can Cute take action against Govind for breach of his agency duties? A. No, Cute has provided no consideration and therefore there is no agency agreement. B. No, Govind is a gratuitous agent and has no duty to follow instructions. C. Yes, even though Govind is a gratuitous agent if he must do in accordance with instructions set out by the principal. D. Yes, provided he pays Govind for being an agent. अनपेड यानी ग्रेटुइटस एजेंट प्रिंसिपल के आदेश पालन करने को बाध्य नहीं, क्योंकि उसे कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा है। लेकिन अगर प्रिंसिपल के आदेश के अनुसार काम करने के लिए सहमत होता है तो उसे प्रिंसिपल के आदेश के अनुसार काम करना होगा। यहाँ गोविंद बिना कोई बेनिफिट के भी क्यूट के लिए रेंट कलेक्ट करने के सहमत हो गया। उसे कलेक्ट किया हुआ रेंट गोविंद के इंस्ट्रक्शन के अनुसार बैंक में जमा करना होगा। इसलिए ऑप्शन सी सही है। Pranab asked his agent, Hari, to purchase her 500 shares in X Limited. Hari owned 600 shares in X Limited, so without informing Pranab where the shares come from, he sells his shares to Pranab at market value. Is Hari in breach of his agency duties? A. Yes, because he has a duty to avoid a conflict of interest. B. Yes, because he has a duty to account. C. No, because he has sold Pranab the shares at market value. D. No, because he has acted according to Pranab's instructions to get him shares at market value. एजेंसी में एजेंट ऐसा कुछ नहीं कर सकता जो प्रिंसिपल के इंटरेस्ट के खिलाफ हो या कोई तथ्य छुपा रहा हो जो कि एजेंट को डिस्क्लोज करना चाहिए। इस केस में हरि को प्रणब को इन्फॉर्म करना चाहिए कि वह अपने शेयर प्रणब को बिना बताए बेचे हैं। इसलिए ऑप्शन ए सही है। When does apparent, ostensible authority of an agent arise? A. When the agent acts with the usual authority of his job. B. When the principal gives the agent implied authority to act. C. When the agent has actual authority to act. D. When the principal represents to a third party that an agent has authority to act when in fact he does not. एक एजेंट की अथॉरिटी एक्सप्रेस, इम्प्लाइड या अपरेंट यानी ऑस्टेंसिबल हो सकती है। अगर किसी पार्टी ने यह समझकर एग्रीमेंट किया कि एजेंट को प्रिंसिपल की अथॉरिटी है जबकि असल में वह सच नहीं है, इसे अपरेंट यानी ऑस्टेंसिबल अथॉरिटी कहते हैं। इसलिए ऑप्शन डी सही है। Which one of the following is not a duty of an agent? A. Duty to exercise care and skill. B. Duty to take a commission. C. Duty to account. D. Duty to avoid a conflict of interest. इस प्रश्न में लगता है सभी स्टेटमेंट सही है, क्योंकि एजेंट को अपनी केयर और स्किल के साथ काम करना चाहिए। एजेंसी का सही हिसाब प्रिंसिपल को देना चाहिए। प्रिंसिपल के इंटरेस्ट के खिलाफ काम नहीं करना चाहिए। एजेंट को अपना कमीशन पाने का अधिकार है, लेकिन एजेंट हमेशा कमीशन पाएगा ऐसा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि कभी-कभी ग्रेचुइटस एजेंसी में एजेंट कोई बेनिफिट लिए भी काम करता है। इसलिए कमीशन लेना एजेंट की ड्यूटी नहीं है। इसलिए ऑप्शन बी सही है। Fakir enters into a contract with Shilpa believing that Shilpa is acting on her own behalf when in fact she is acting as an agent for Deepak on his express instructions. In the event of a breach of contract, against whom Fakir take action? A. No one, the contract is invalid. B. Shilpa. C. Deepak. D. Deepak और Shilpa. इस प्रश्न के अनुसार असली एजेंट के बारे में फकीर को पता नहीं। फकीर के लिए एजेंट अनडिस्क्लोज्ड है।
अनडिस्क्लोज्ड एजेंसी में पार्टी असली एजेंट या एजेंट कहलाने वाला दोनों में किसी पर एक्शन ले सकता है। इस केस में फकीर, दीपक या शिल्पा किसी पर एक्शन ले सकता है, इसलिए ऑप्शन डी सही है। अगर 9 एमसीक्यू में 7 एमसीक्यू के भी कम आंसर सही हुए तो आपको और तैयारी करनी है। अगर 7 या उससे ज़्यादा आंसर सही हुए तो अच्छा है, और अगर सभी आंसर सही हुए तो शाबाश। What is an undisclosed agency? A. Where a third party is not informed of the existence of the principal and believes the agent is acting on his own behalf. B. Where the agent indicates through conduct he is acting as an agent. C. Where the principal is not in existence. D. Where the third party knows there is a principal but does not know his name. जब एजेंट पार्टी को प्रिंसिपल का नाम या वह किसी का एजेंट है यह फैक्ट डिस्क्लोज नहीं करता है तो ऐसी एजेंसी को अनडिस्क्लोज्ड एजेंसी कहता है। जब पार्टी को प्रिंसिपल के बारे में पता रहता है तो वह अनडिस्क्लोज्ड एजेंसी नहीं है। अगर कोई प्रिंसिपल है ही नहीं तो वह एजेंसी ही नहीं है, इसलिए ऑप्शन ए सही है। इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में इस चैप्टर के सभी लर्निंग रिसोर्सेज, एमसीक्यू का ऑब्जेक्टिव, स्ट्रक्चर, क्वेश्चन और ऑप्शन पैटर्न, सही ऑप्शन कैसे सिलेक्ट करें उसका लिंक दिया हुआ है, उसे जरूर देखें।